हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस 2024 स्टैटिक जीके का रैपिड रिवीजन सेशन। और आज ये सीरीज का पार्ट 5 है। इस सीरीज का बाकी सब पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है बिकॉज यहाँ पे डिस्कस किए गए हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हिच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज ब्यूरिड सनशाइन? कौन सा खनिज लोकप्रिय रूप से ब्यूरिड सनशाइन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आयरन या लोहा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी माइका या अभ्रक, या ऑप्शन डी कोल या कोयला। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोल या कोयला। ठीक है। अगर अर्थ के इनर पोर्शंस के बात करें तो इनर मोस्ट या सबसे अंदर वाला पोजीशंस को बोला जाता है इनर कोर। इनर कोर के ऊपर वाला पोजीशंस को बोला जाता है या पोर्शंस को बोला जाता है आउटर कोर। आउटर कोर के ऊपर वाला पोर्शंस को मेंटल। मेंटल के ऊपर वाला पोर्शंस को अपर मेंटल, और अपर मेंटल के ऊपर वाला पोर्शंस को क्रस्ट, जो अर्थ सरफेस के नीचे है। और फ्रेंड्स, ये क्रस्ट रीजन्स में ही आपको कोयला मिलेगा। ठीक है। अर्थ का क्रस्ट रीजन्स में ही कोयला जमा हुआ रहता है और हम लोग इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोल। ठीक है। अगर बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोल कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आयरन ओर या आयरन का जो अयस, वो कौन हो जाएगा, ओडिशा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ माइका, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का ओर हो जाएगा बॉक्साइट, ये याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। उस अंग का पहचान करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ स्थित होता है। ऑप्शन ए स्प्लीन या तिल्ली, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी किडनी, या ऑप्शन डी ब्लैडर या मूत्राशय। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किडनी। किडनी हमारे शरीर का दोनों तरफ रहता है। अगर बात करें किडनी का कुछ काम का, तो ये ब्लड फिल्टर का काम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका को क्रिएट करने का काम भी करता है। अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, याद में रखिएगा। अगर स्प्लीन के बात करें तो इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये जो स्टोमक होता है, स्टोमक के इस पोर्शन में हमारा स्प्लीन या तिल्ली रहता है। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोला जाता है, बिकॉज आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये ओल्ड एंड डैमेज हो जाता है, तब वो स्प्लीन में या तिल्ली में आके जमा होता है और तिल्ली इन सब ओल्ड और डैमेज आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगर मानिए किसी कारण आपका स्प्लीन या तिल्ली खराब हो जाता है या इसको निकालना पड़ता है, तब स्प्लीन का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका लिवर एंड बोन मैरो। ठीक है। अगर बात करें लिवर, तो स्टडी ऑफ लिवर को बोला जाता है हेपाटोलॉजी। ठीक है। और लिवर का क्या क्या काम है, तो ये बाइल या पित्त प्रोडक्शन करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, और हमारे जो रक्त है उनमें से बैक्टीरिया को निकालने का काम भी करता है। अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है तो एक रोग होता है लिवर का, उसको बोला जाता है जॉन्डिस, याद में रखिएगा। अगर ब्लैडर का बात करें तो इसका काम होता है हमारे यूरिन या मूत्र को स्टोर करना। ठीक है। किडनी के द्वारा जितने भी मूत्र या यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो इस नाली के द्वारा, इस नाली का नाम है यूरेटर। ठीक है। यूरेटर्स, दोनों नाली है, एक ये और एक ये। यूरेटर्स के द्वारा ये मूत्राशय या ब्लैडर में आके जमा होता है, और ब्लैडर में जमा होते होते ब्लैडर फूलने लगता है, और जब पूरा जमा होता है तब ये नाली के द्वारा मूत्र या यूरिन बाहर इजेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि इस जो नाली जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकल के आता है, इसका नाम क्या है। इस नाली का नाम या ये ट्यूब का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन 19th सेंचुरी? 19th या 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 को सत्यशोधक समाज का स्टैब्लिश किया था। इस समाज का और एक नाम याद में रखिएगा, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी। ये किस लिए इन्होंने किया था, जैसे कि महिलाएं, शूद्र और दलित के
सोशल राइट्स, एडुकेशन और पॉलिटिकल एक्सेस को बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले ने ये सत्यशोधक समाज का एस्टैब्लिश किया था 19th सेंचुरी में। अगर स्वामी विवेकानंद के बात करें तो इनका जन्मदिन है 12 जनवरी 1863 और हर साल 12 जनवरी को हमारे देश में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था या एस्टैब्लिश किया था 1897 में और इन्होंने अटेंड किया था शिकागो पार्लियामेंट 1893 में। ये डेट्स और ये साल सबको याद में रखना पड़ेगा। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखिएगा, उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी। ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट कैंपेनर है। और आपको चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको हम पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब लागू हुआ था, ठीक है, किसने इसको पास करा था और किसने इसको ड्राफ्ट करा था, ठीक है। आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन 3 प्रश्न? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब लागू हुआ था, किसने इसको पास करा था और किसने इसको ड्राफ्ट करा था, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बोला जाता है फादर ऑफ बंगाली प्रोज, याद में रखिएगा। अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया या स्वाधीन भारत का फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी भारतीय संविधान के उनके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एग्जाम में पूछा जाता है। इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और भारत के बाहर पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स में पीएचडी डिग्री मिला हुआ है। इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं। भारत के बाहर पहला भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स में पीएचडी मिला हुआ है वो हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स कुछ पॉइंट से आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पौधों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ठीक है। ये पत्ता है, आप तो पत्ते के ऊपर अगर व्हाइट लाइट आता है, इनमें 7 कलर रहता है जिसका नाम होता है विबजियोर, याद में रखिएगा। जब व्हाइट लाइट पत्ते के ऊपर पड़ता है तो लीफ या पत्ता व्हाइट लाइट को शोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पर जब क्लोरोफिल रहता है पत्ते के अंदर, ये एक पिगमेंट है या रंग है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन लाइट को शोषण नहीं करता है। बाकी सब लाइट्स को शोषण करता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है, बट ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसके कारण हम पत्ते के सरफेस को ग्रीन देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। अगर बात करें प्लांट पिगमेंट के या मतलब प्लांट पिगमेंट के बारे में, तो ये 2 टाइप का हो जाएगा आपका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक हो जाएगा प्रोटेक्टिव पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका 2 टाइप का हो जाएगा, एक होता है क्लोरोफिल्स और एक होता है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को या हरा रंग को ये रिफ्लेक्ट करता है, कैरोटीनॉइड्स येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 3 कलर को रिफ्लेक्ट करता है। क्लोरोफिल 2 टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और भी टाइप्स का होता है बट मेन होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो सभी मतलब आपका प्लांट्स में पाए जाते हैं। और कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स। ज़ैंथोफिल येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कैरोटीन ऑरेंज लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर बात करें प्रोटेक्टिव पिगमेंट का तो ये हो जाएंगे एंथोसायनिन्स, जो रेड, पर्पल एंड ब्लू इन 3 कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। अगर मानिए क्लोरोफिल का डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है, पत्ते में क्लोरोफिल का डेफिशिएंसी होने के कारण क्लोरोसिस जो रोग होता है पत्तों में, और उसके वजह से पत्ता येलोइश हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरोसिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ते हरा रंग का हो जाता है। Okay, next question. How many medals did India win in the Paris Olympic 2024? Paris Olympic 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6, सॉरी। तो इनमें से भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, एक सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रोंज मेडल जीता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा मेडल किस किस ने जीते हैं। जैसे कि मनु भाकर ब्रोंज मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ब्रोंज मेडल जीते हैं मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में।
स्वप्निल कुशले ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मेंस 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं मेंस जैवलिन थ्रो में। इंडिया का जो मेंस नेशनल हॉकी टीम है उन्होंने ब्रोंज मेडल्स जीते हैं इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। और अमन शेरावत इनको ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी के अंदर। तो ये 6 मेडल्स है जो इस साल भारत पेरिस ओलंपिक के अंदर जीते हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन हिस्ट्री? इतिहास में सबसे कम उम्र वाले भारतीय एथलीट ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी मनु भाकर या ऑप्शन डी अमन शेरावत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमन शेरावत। इनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी। याद में रखिएगा ये बिरोहर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें पीवी सिंधु को तो पीवी सिंधु को 2024 में शरद कमल के साथ चुना गया था ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर के रूप में भारत की तरफ से। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। पीवी सिंधु को ओलंपिक मेडल्स 2 मिला हुआ है, जैसे कि 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज। इनको 2 मेडल्स मिला हुआ है ओलंपिक के अंदर। नीरज चोपड़ा की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है और मेंस जैवलिन थ्रो इनका इवेंट था। इनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल मिला हुआ था। अगर मनु भाकर के बारे में बात करें तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहां पर क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियरर थे मनु भाकर। किसके साथ? पीआर श्रीजेश के साथ। मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मेडल इस साल मिला हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। एक इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल और सेकेंड था मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 12 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। और किसने अडॉप्ट किया था? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। किसने डिजाइन किए थे? पिंगाली वेंकैया जी ने। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका लेंथ इज टू ब्रेथ रेशियो कितना है? 3:2। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। लेंथ इज टू ब्रेथ रेशियो भारतीय फ्लैग का कितना है? 3:2। और नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए इंदस या सिंधु, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी कृष्णा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदस या सिंधु नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी अरेबियन सी में आके गिरता है। अगर बात करें आपका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। अगर बात करें आपका ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर का, तो ये भी बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदस या सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी MS धोनी या ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। अगर बात करें, अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में वेट लिफ्टिंग में किसको मिला हुआ था, तो हो जाएगा मीराबाई चानू। अगर बात आपको पूछता है कि फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर कौन है, वो तो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, एकमात्र खिलाड़ी जिनको 2 बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, वो हो जाएंगे पंकज आडवाणी। इनको बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स में मिला हुआ था। 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीते हैं? चिराग शेट्टी बैडमिंटन में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को भी बैडमिंटन में मिला हुआ है। ओके, अगर बात करें युवराज सिंह के, तो 2024 में जो आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप हुए थे, उनका ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है? ऑप्शन ए वारली, ऑप्शन बी पट्टचित्र, ऑप्शन सी सांची या ऑप्शन डी मधुबनी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पट्टचित्र। पट्टचित्र ओडिशा का एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। अगर वारली की बात करें तो ये महाराष्ट्र के एक ट्राइबल आर्ट है। महाराष्ट्र का जो ट्राइबल कम्युनिटी वारली है तो उनका एक ट्रेडिशनल आर्ट है वारली, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा वारली। अगर सांझी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक ट्रेडिशनल आर्ट है, जो स्टेंसिल आर्ट होता है उत्तर प्रदेश का, तो वो हो जाएगा सांझी। अगर मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें तो ये बिहार का एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, इसको मैथिला या मिथिला पेंटिंग्स भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पट्टचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नहीं था? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल या ऑप्शन डी रघुराम राजन। अगर बात करें आरबीआई के तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1934 किस एक्ट के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। बट नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 को। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सर सी डी देशमुख। और करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये कुछ पॉइंट्स है आरबीआई से, आप याद में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी कौन है? ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है अभी का भारत में करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नाउ? ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो ये 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। और यहाँ पर भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर उर्जित पटेल जी के बारे में बात करें तो ये 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे और रघुराम राजन जी 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुक रिटन बाय बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित एक प्राचीन पुस्तक है? ऑप्शन ए कादम्बरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिक, ऑप्शन सी मेघदूतम या ऑप्शन डी गीत गोविंदा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी। बाणभट्ट जी का और एक इम्पॉर्टेंट बुक्स है हर्षचरित, जो हर्षवर्धन जी के बायोग्राफी के ऊपर लिखा गया है। ये कोर्ट पोएट या दरबारी कवि थे हर्षवर्धन जी के। कौन? बाणभट्ट जी। अगर मृच्छकटिक के बारे में बात करते हैं शूद्रक ने लिखे हुए थे। मेघदूतम के बात करें तो ये कालिदास ने लिखे हुए थे। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त टू के दरबार में वन ऑफ द नवरत्न थे कालिदास जी। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशा। याद में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और गीत गोविंद को किसने लिखा था? जयदेव जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पारसी न्यू ईयर नोन एज। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उगड़ी, ऑप्शन बी नवरोज, ऑप्शन सी पतेती या ऑप्शन डी पुथुंडू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नवरोज। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो इंडियन पारसी कम्युनिटी रहते हैं भारत के अंदर, उन लोग ने नए साल को मनाने के लिए नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, अगर उगड़ी फेस्टिवल के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के न्यू ईयर फेस्टिवल को मनाने के लिए उगड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है, न्यू ईयर को मनाने के लिए। ओके, अगर पतेती के बारे में बात करें तो ये भी जो पारसी कम्युनिटीज है भारत के अंदर, गुजरात और महाराष्ट्र में, उनका न्यू ईयर फेस्टिवल है। बट पतेती और नवरोज में एक डिफरेंस है। जो न्यू ईयर फेस्टिवल पहले पतेती मनाया जाता है और पतेती के अगले दिन नवरोज मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद में रखिएगा। पुथुंडू के बारे में बात करें तो ये तमिल न्यू ईयर को मनाने के लिए, और इसको बोला जाता है तमिल न्यू ईयर का। ठीक है, पुथुंडू। और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वॉर एंड पीस इज रिटन बाय। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी मरूफ राजा या ऑप्शन डी एच जी वेल्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। इनका कब लिखा गया था? 1869 को। इनका 1877 में और एक इम्पॉर्टेंट बुक आया था जिसका नाम है एना कैरेनिना। ठीक है, याद में रखिएगा। दलाई लामा ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बतन बुद्धिज्म का। ठीक है, 14th दलाई लामा कौन है? तेंजिन ग्यास्टो।
ठीक है। भारत में इनको 1959 में शेल्टर दिया गया था और इनको भारत ने शेल्टर दिए थे दलाई लामा को। कहाँ पर? धर्मशाला में। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, फ्रीडम इन एक्साइल, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। मारूफ राजा एक इम्पॉर्टेंट टीवी एंकर हैं और ये एक आपका कमेंट्रेटर भी है, ठीक है। और ऑप्शन डी, एच जी वेल्स के बारे में बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, एच जी वेल्स के द इनविजिबल मैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है एच जी वेल्स के, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन ए डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 17। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, ठीक है। अगर ये डेबिट कार्ड की बात करें तो इनमें से जो फर्स्ट डिजिट होता है तो इसको बोला जाता है MII और मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। कौन से इंडस्ट्री के रिलेटेड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट यूज होता है। फर्स्ट से लेके 6, ठीक है, इनका जितना भी डिजिट्स होता है फर्स्ट से लेके 6, इस डिजिट्स को बोला जाता है IIN, मतलब इशूर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर BIN, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन सा बैंक का ये कार्ड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 6 डिजिट्स यूज होता है। 7 से लेके आपका 15 तक जितना भी डिजिट्स है इनको अकाउंट नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किस कस्टमर का अकाउंट नंबर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो डिजिट है इसको बोला जाता है चेक सम, मतलब आपका जो ये डेबिट कार्ड है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है, या इसका वैलिडिटी को मेजर करने के लिए लास्ट डिजिट को यूज़ किया जाता है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कार्जन इज रिलेटेड? लॉर्ड कार्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी सेटिंग अप ऑफ डुरंट कमीशन या डुरंट आयोग की स्थापना, ऑप्शन सी भूटान युद्ध, या ऑप्शन डी बजट प्रणाली का परिचय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। कब इन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? जुलाई 20, 1905 को। और कब इम्प्लीमेंट किया था? अक्टूबर 16, 1905। किसके द्वारा? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किए गए थे। बट 1911 में ये बैन हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ डुरंट कमीशंस, तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1893 में इसको लॉर्ड लैंसडो ने इसको डुरंट कमीशन को स्टैब्लिश किया था। किसके लिए स्टैब्लिश किया था? ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच का लाइन को डिमार्केट करने के लिए, ठीक है, उनका जो सीमा रेखा को खींचने के लिए ये डुरंट कमीशन बिठाया गया था। और ये किस किस के बीच में साइन हुआ था? सर मॉर्टिमर डुरंट के बीच में और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में ये साइन हुआ था। और 1892 को एक एक्ट जारी हुआ था, उस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा डुरंट कमीशन का स्थापना किया गया था, ठीक है, या फिर डिमार्केट लाइन को खींचा गया था। अगर भूटान वार के बारे में बात करें तो इसको दुआर वार भी बोला जाता है या एंग्लो भूटानीज वार भी बोला जाता है। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश इंडिया एंड भूटान के बीच में 1864 1865 के बीच में अगर बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है साइकिलिंग, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी स्विमिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द 18th लोकसभा स्पीकर? 18th या 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है मीरा कुमार, ऑप्शन बी सोमनाथ चैटर्जी, ऑप्शन सी ओम बिरला या ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला, ठीक है। तो अगर बात करें लोकसभा स्पीकर के तो इसको किस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? लोकसभा के जितने भी मेंबर्स है मेंबर्स के द्वारा लोकसभा स्पीकर को चुने जाते हैं, ठीक है। और इनके पास एक पावर होता है। क्या पावर होता है? कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं, उसको चूज करने का पावर होता है लोकसभा स्पीकर के पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ओम बिरला हो जाएंगे। ओम बिरला के अगर मीरा कुमार जी के बारे में बात करें तो 15th लोकसभा स्पीकर थे मीरा कुमार और ये फर्स्ट महिला स्पीकर थे लोकसभा के। अगर सोमनाथ चैटर्जी के बारे में बात करते हैं 14th लोकसभा स्पीकर थे।
अगर सुमित्रा महाजन जी के बारे में बात करें तो ये 16th लोकसभा स्पीकर थे और ये सेकंड वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। दोनों ही वुमेन लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट थे मीरा कुमार और सेकंड थे सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 13। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, फर्स्ट जो शेड्यूल थे, देख लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में कुछ शॉर्ट में। फर्स्ट शेड्यूल में के द्वारा आर्टिकल्स 1 एंड 4 को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड शेड्यूल के द्वारा आर्टिकल 59C, 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एंड 221 को ऐड किया गया था। थर्ड शेड्यूल के द्वारा 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 एंड 219 को ऐड किया गया। फोर्थ शेड्यूल के द्वारा आर्टिकल 41 एंड 82 को ऐड किया गया। फिफ्थ शेड्यूल के द्वारा 24(1) को, सिक्स शेड्यूल के द्वारा 22, 44, 2, 275(1) को, सेवेंथ शेड्यूल के द्वारा 246 आर्टिकल को, एट्थ शेड्यूल के द्वारा 3441 एंड 351 आर्टिकल को, नाइन्थ शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हुआ था 1951, उसके माध्यम से नाइन्थ शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और कौन सा आर्टिकल? 51B को ऐड किया गया था। अगर बात करें 10th शेड्यूल को, तो 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, उसके द्वारा 10th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन सा आर्टिकल? 1022 और 191(2). अगर 11th शेड्यूल के बारे में बात करें तो वो 73rd अमेंडमेंट हुआ था और 1992 में हुआ था, और उसके द्वारा 11th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और कौन सा आर्टिकल? 243G। और 12th शेड्यूल के ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। और कौन सा आर्टिकल? 243W। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स शेड्यूल से, इसको याद में रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितने थे? ऑप्शन ए 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 352 प्रति वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पहला कौन सा 3 स्टेट्स हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से? बिहार हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। सेकंड में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। केरला हो जाएगा थर्ड, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 860 प्रति वर्ग किलोमीटर। और फर्स्ट 3 यूटी या यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली का है 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर, चंडीगढ़ 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर, और पुडुचेरी का हो जाएगा 2547 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली। अगर आपको पूछता है कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी कौन सा है, वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 46 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन है जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स एडविक, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ऑप्शन डी ई गोल्डस्टेन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, बट इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था? स्टोनी ने, इन्होंने नहीं दिया था। अगर जेम्स एडविक के बारे में बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था 1932 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर अल्फा रेज, बीटा रेज का डिस्कवर किया था 1899 में। एटॉमिक न्यूक्लियस या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसका डिस्कवर किया था 1911 में। और इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था, मतलब एनोड रेज को प्रोटॉन नाम दिया था 1920 में। ठीक है, बट प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था?
ई गोल्डस्टेन ने 1886 में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको याद में रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन ए चेरा डायनेस्टी, ऑप्शन बी नंदा डायनेस्टी, ऑप्शन सी सुंगा डायनेस्टी, ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी, और इसको ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। कब से कब तक चला था? 1206 से लेके 1290 सी कॉमन एरा तक चला था। ठीक है, फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। अगर चेरा डायनेस्टी की बात करें तो ये साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट राजवंश थे, चेरा, चोला एंड पांड्या डायनेस्टी। तो चेरा डायनेस्टी बिलोंग्स टू साउथ इंडिया एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, और इसका फाउंडर कौन थे? उदयन चेरल अंथन जी। अगर नंदा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो 345 से 321 बीसी में, मतलब बिफोर कॉमन एरा के बीच में नंदा डायनेस्टी डेवलप किए थे, और इनका फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद। सुंगा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो 185 टू 73 बिफोर कॉमन एरा के बीच में ये डायनेस्टी था, ये राजवंश था। इनका फाउंडर था पुष्यमित्र सुंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद में रखना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? आर्टिकल 273, आर्टिकल 343, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 370। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के द्वारा हमारे देश में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया था। ठीक है, आर्टिकल 273 में क्या बोला गया था? जैसे कि आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल या वेस्ट बंगाल को ग्रांट्स प्रोवाइड किया गया था सब्सिडी के द्वारा, जाकि किस लिए? ताकि हर साल टैक्स कलेक्शन में सुविधा हो सके। इसके कारण आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 23 में ये बोला गया था। आर्टिकल 63 क्या बताता है? आर्टिकल 63 बताता है अगर हमारे देश में अगर फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी या असाम्य अवस्था का क्रिएट होता है हमारे देश में, तो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है 360 नंबर आर्टिकल कि वो फिनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दे। ठीक है, अगर हमारे देश में अगर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है तो आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अथॉरिटी देता है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 343। Who was the next question? Who was the fifth Sikh Guru in Sikhism? या फिफ्थ गुरु इन सिखिज्म? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या ऑप्शन डी गुरु हर राय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अंगद सिखिज्म के या सिख के सेकंड गुरु थे, गुरु रामदास फोर्थ गुरु थे और गुरु हर राय 7th गुरु थे। ठीक है, चलिए आपके लिए एक इजी क्वेश्चन है कि सिखिज्म के फर्स्ट गुरु कौन थे? ठीक है, सिखिज्म के फर्स्ट गुरु कौन थे? ये आपका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2023 हैज बीन अवार्डेड टू। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए जेम्स कैमरॉन, ऑप्शन बी ओरहन पामुक, ऑप्शन सी जॉन फॉस या ऑप्शन डी बेन ओकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉन फॉस। ठीक है, जेम्स कैमरून एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म मेकर थे जो कनाडा से बिलोंग करते थे। उनका कुछ मूवीज है, टाइटैनिक 1997 में, अवतार पर जितने भी मूवी सीरीज है वो इनका ही क्रिएशन है, जेम्स कैमरॉन के। ओरहन पामुक के बारे में बात करते हैं, तुर्किश स्क्रीन राइटर है, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला हुआ था 2006 में। अगर बेन ओकरी के बारे में बात करते हैं, एक नाइजीरियन ब्रिटिश पोएट थे और नोवेलिस्ट थे, इनको बुकर प्राइज मिला हुआ था 1991 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉन फॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।